हेलो स्टूडेंट। तो लगभग ये हम लोगों का बिल्कुल लास्ट सेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कुछ समझ में नहीं आया तो तुम मुझे व्हाट्सएप या फिर ऐप पे पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज़, ठीक है। समझ के ही आगे बढ़ना। थोड़ा लोकस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हम लोग स्ट्रेट लाइन तक तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। हाँ, जिन लोगों ने आगे नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, बाकी है सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और वो सब, तो उनसे रिलेटेड बातों में थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है। यहाँ पे वो कवर होने के बाद ये अगर तुम इस टॉपिक पे दोबारा आओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है। जेड आयोडा जेड और जेड प्लस आयोडा जेड। अब है ना, आयोडा नहीं है, अब इस बार ओमेगा है। तो एक बात ध्यान रखनी है हमें, जैसे सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसको मैंने आयोडा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोडा का जो आर्गूमेंट होगा ना, उतने ही आर्गूमेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा नए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को W से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा से, तो ओमेगा का जो आर्गूमेंट है वही आर्गूमेंट ऐड हो जाएगा। अब जो कंबाइंड आर्गूमेंट होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। बताया था ना, लोगरिथम वाला रूल काम करता है आर्गूमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस है जेड, डब्ल्यू जेड, ओमेगा जेड, जेड प्लस ओमेगा जेड। यहाँ पे ओमेगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब हम सर हमें कैसे पता लगेगा डब्ल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो भाई क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, है ना। यहाँ मैं बोल के बता रहा हूँ, वहाँ पे लिखा होगा एग्जाम के अंदर। तो देखो, जेड है, अगर मैंने उसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके, मतलब सॉरी ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओमेगा जेड लिख दिया है, तो इंक्रीमेंट कितना होगा, 2π/3 का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम जैसे डायग्राम से समझना चाहें तो एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। सपोज करो यहाँ पे जेड है, ये है जेड, ठीक है। तो ये तो मॉड जेड होगा, ये तो पता लग ही रहा है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा ओमेगा से, तो ओमेगा का 2π/3 होता है, तो ये 2π/3 इंक्रीमेंट हो जाएगा ऐसे कुछ। तो ये 2π/3 का इंक्रीमेंट हो गया, और नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को मिला वो क्या मिला, ओमेगा जेड, ठीक है। अब देखो, एक बात ध्यान से समझना, थोड़ा बहुत वेक्टर रूल हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड जो होती है, अगर वो एडजेसेंट साइड दो अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो उन दोनों का जो एडिशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है उन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले डायगोनल से। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए। पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए मतलब इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाते हैं, देखो, यस, ये इसके पैरेलल लाइन और ये इसके पैरेलल लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये रिजल्टेड को रिप्रेजेंट करेगी, और रिजल्टेड को रिप्रेजेंट करेगी मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस ओमेगा जेड लिख सकते हैं हम। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो, एक वर्टाइसिस है ये, एक वर्टाइसिस ये है, और एक वर्टाइसिस ये है। तो ट्राइंगल एक्चुअली हुआ क्या, ये वाला ट्राइंगल हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये तो पॉइंट है ये वाला, और जेड भी ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मॉड जेड ही होगा, मॉड जेड होगा। ऐसा मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो ये है वही ये है, ऐसा क्यों, देखो इसको अलग अलग करो, ओमेगा का मोड अलग, जेड का मोड अलग। ओमेगा का मोड तो 1 होता है ना, तो इसलिए ये मॉड जेड हो गया ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखो, एक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई हम लोगों को इन ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ओके। अब हम एक तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और वो तरीका क्या होगा, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हमें दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से, तो उसका एरिया होता है 1/2 AB साइन सी, AB साइन सी। तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर, ये दोनों और इन दोनों के बीच का एंगल, ये देखो ये भी मॉड जेड है, ये भी मॉड जेड है, और इनके बीच का एंगल 2π/3 है। तो ये एरिया कितना आना चाहिए, साइन 2π/3 इजिकल टू, ये गिवन है हमें 16√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर, साइन 2π/3 का मतलब क्या है, साइन 2π/3 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन π-π/3। साइन π-π/3 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई की वजह से नॉट चेंजिंग मतलब साइन π/3, और साइन π/3 मतलब साइन 60, और उसकी वैल्यू होती है √3/2 इजिकल टू 16√3। √3 से √3 कट जाएगा, और मॉड जेड स्क्वायर इजिकल टू हम लोगों को मिल जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को मॉड जेड की वैल्यू मिल गई, और वो कितनी मिली, 8, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब देखो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, चाहे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, ABC देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना मेन शब्द, ABC डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग
कॉम्प्लेक्स नंबर है, ABC कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ABC जो कि हम रियल नंबर के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ किया हुआ है। तो जैसा दिया है वो हमें देखना है सबसे पहले। तो ABC कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, सच दैट A अपॉन B, B अपॉन C एंड C अपॉन A सब इक्वल हैं और सभी की वैल्यू लैम्डा है। मतलब A और B का रेशो, B और C का रेशो, C और A का रेशो जो है वो इक्वल है और लैम्डा के बराबर है। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें लैम्डा यहाँ पे पता नहीं है, हमें ये पता है कि भाई ये इन सब का रेशो के इक्वल है। तो अलग अलग लैम्डा पॉसिबल हो सकते हैं, तो अलग अलग जितने भी लैम्डा पॉसिबल है उनका हम लोगों को सम यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो A अपॉन B की वैल्यू भी लैम्डा है, ठीक है, और B अपॉन C की वैल्यू भी लैम्डा है और C अपॉन A की वैल्यू भी लैम्डा है। मतलब ये तो लैम्डा है, इसके लिए एक लैम्डा, B अपॉन C भी लैम्डा दिया हुआ है, उसके लिए एक लैम्डा, C अपॉन A भी लैम्डा के बराबर है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या जादू हुआ, C से C कट, C से C कट, A से A कट, B से B कट, सब कुछ कट। तो ये क्या हो गया, लैम्डा क्यूब इजिकल टू 1। अब जैसे ही लैम्डा क्यूब इजिकल टू 1 आया ना, तो इस इक्वेशन को देख के तुम लोगों को पता लग जाना चाहिए, मज़ा आ जाना चाहिए। मतलब लैम्डा की जो है वैल्यूज़ हो सकती है 3, एक हो सकती है 1, दूसरी हो सकती है ओमेगा और तीसरी हो सकती है ओमेगा स्क्वायर। यही तो थी वो इक्वेशन, एक्स क्यूब इजिकल टू 1, जेड क्यूब इजिकल टू 1। तो जेड क्यूब माइनस 1 हमने किया था, फिर A माइनस बी, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। अब ये जो 1 है ना, ये नहीं हो सकती, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं लैम्डा इजिकल टू 1 ले लेता हूँ तो ये 1 रख लो यहाँ पे ना 1। तो अगर A अपॉन B इजिकल टू में 1 बन रहा हो तो A बराबर B हो गया ना, जबकि A और B तो डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, बिकॉज डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए। तो इसका मतलब जो है ओमेगा क्या हो सकता है, या तो W हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। तो क्या क्या हुई वो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0 होता है। अगर 1 को मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ तो यहाँ से वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, -1। ओके। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को ऐसा लगता है यार ये कितने डिफिकल्ट है, सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, बट ऐसा कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जेड क्यूब। ओके, ये जेड क्यूब पे मुझे डाउट है, जेड क्यूब ही है ना ये, हाँ चलो क्यूब ही है। जेड क्यूब इजिकल टू मॉड जेड इंटू 2 की पावर 1 माइनस मॉड जेड। अब हम लोगों को मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो सब जगह मॉड का ही यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना हम मॉड कर ले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। तो ये जेड क्यूब का मॉड इज इक्वल टू पूरा मॉड में जेड बार का मॉड इंटू 2 की पावर 1 माइनस मॉड जेड, ऐसा हमने मॉड में कर लिया। अब है ना हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जेड की पावर n का मॉड करो या जेड मॉड करके पावर n करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड की पावर 3 इजिकल टू, और एक और बात, Z1 Z2 का मॉड जो अलग अलग होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 का मॉड और Z2 का मॉड, है ना। ये प्रॉपर्टी दिमाग में है, तो हम यहाँ पे ये जेड बार का मॉड अलग कर देंगे। अब देखो जेड बार का मॉड लिखो या मॉड जेड लिखो, बात एक ही है। चलो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, मॉड जेड का मॉड इनटू, अब ये तो 2 की पावर कुछ है, तो इसमें तो मॉड का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो रियल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस मॉड जेड। अब देखो ये दोनों इक्वल होने की वजह से यहाँ से एक टर्म कट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2⁻1 माइनस मॉड जेड, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को ऑप्शन की ज़रूरत होती है या फिर एज्यूम करनी पड़ती है वैल्यू। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एक्स। अब एक्स की अलग अलग वैल्यू रखो, जैसे कि मान लो मैंने 0 रखी, एक्स बराबर 0, लेफ्ट में 0 हुआ और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो 2 इजिकल टू 0 तो नहीं हो सकता ना, एक्स इजिकल टू 1 रख के देखते हैं, 1 इजिकल टू 2⁻1 माइनस 1। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड इजिकल टू 1। क्या -1 पे ऐसा हो रहा है, -1 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो मॉड जेड इजिकल टू 1 ही हमारा इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर। अब देखो हमें क्वेश्चन से कैसे पहचानना है कि हम इस क्वेश्चन को ओमेगा की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के वैसे लगेगा नहीं, पर हमें पहचानना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन थोड़ी सी अजीब है,
जेड का स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड बार प्लस मॉड जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मॉड पढ़ो या मॉड जेड का स्क्वायर पढ़ो, इसको बात तो एक ही है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू मॉड जेड प्लस मॉड जेड का ये स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड बाय मॉड जेड स्क्वायर, एक बार करो तो सही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ बनेगा। तो देखो ये कैसा बन गया, जेड स्क्वायर अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर प्लस हम मॉड जेड से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, जेड अपॉन मॉड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन मॉड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अभी वापस बोल रहा हूँ, तुम्हें इक्वेशन याद रखनी है, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही इक्वेशन कहीं दिखे तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आनी चाहिए, इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में नहीं है, ये जेड अपॉन मॉड जेड में है। तो इसका मतलब जेड की जो वैल्यू आएगी जेड अपॉन मॉड जेड की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो जेड अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू, एक बार तो डब्ल्यू और दूसरा क्या, जेड अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा मॉड जेड, और दूसरी वैल्यू क्या आई जेड की, मॉड जेड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वो सभी जेड मिल गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आंसर किसकी फॉर्म में आया, ओमेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ओमेगा आंसर की के अंदर है तो बहुत अच्छा है, बात है, बाकी ओमेगा की वैल्यू तुम लोग जानते ही हो, तो वो भी पुट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोगों के पास इसके एक या एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। इफ़ Z1 Z2 एंड Z100 आर कॉम्प्लेक्स नंबर आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक इक्वेशन के रूट्स हैं, और वो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर जेड की पावर 100 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन के रूट है। अब हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा ऑफ 1 अपॉन जेड आर माइनस 1। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन Z1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस 1। इस तरीके से हमें फाइंड करना है 1 अपॉन Z100 माइनस 1 तक का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर ये जेड की पावर 100 तक है। अब याद है हमें, अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस बी, या फिर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना ये बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, इसके रूट में तुम्हें अल्फा बीटा बोलता हूँ। देन यू कैन राइट अ स्टेटमेंट व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को तुम किसके बराबर कर सकते हो, फैक्टराइज करके ए बाहर रहेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो जब इसके रूट्स हमें पता हैं तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिख दें। तो फैक्टराइज करते हैं, तो ये जेड माइनस जेड वन इज़ फर्स्ट रूट, Z2 सेकंड रूट, सो वी कैन राइट जेड माइनस जेड3। और वैसे भी ये बात तो तुम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, कि अगर किसी इक्वेशन में x इजिकल टू -1 रखने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होता है। तो ये Z1 Z2 Z3 इसके रूट्स हैं, इसलिए हम Z माइनस Z1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने पूरी इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन रूट्स। अब ये सब मल्टीप्लाई में है, और ये कहाँ तक चलेगा, Z माइनस Z100 तक चलने वाला है। ठीक है, अब देखो एक बात हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे ये जितने भी जेड हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा बताया हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ या फिर है ना, इसको ऐसे रहने दो एक बार के लिए कि भाई ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं एक इक्वेशन तुम लोगों से बोलूँ कि जेड की पावर 101 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, जेड की पावर 101 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, और वो बना सकते हैं हम इस वाली इक्वेशन को। इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बस जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मैंने इक्वेशन लिखी। अब इसकी रूट तुम्हें पता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। किससे मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई इसको कर लिया, मल्टीप्लाई। अब देखो एक्स माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कर सकते हैं ना ऐसा। अब देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैसे यहाँ 100 है ना, जैसे यहाँ पहले स्क्वायर था अब बन गया एक्स क्यूब माइनस 1, क्यूब बन गया, वैसे यहाँ पे 100 थे तो 101 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन के ही वो रूट्स हैं, ये एक इक्वेशन है
और इसी के जो रूट्स हैं वो क्या क्या है, 1 है इसका रूट, इसका रूट क्या है Z1 है, इसका रूट क्या है Z2 है, इसी तरह से इसी इक्वेशन का रूट क्या है Z100 भी है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो 1 और 100 ये क्या होंगे, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। इसी तरीके से Z2 और Z99 वो भी क्या होंगे, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट होंगे। तो ऐसे पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स कितने होने वाले हैं Z1 से लेकर Z100 तक के बीच में, तो ऐसे टोटल होने वाले हैं 50। ओके, तो देखो अब हमें जो फाइंड करना है ना, इसको मैं बोल देता हूँ, ये जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, सपोज करो ये एस है सम, तो सम को हम क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू रख के बताओ मुझे, 1/Z1 -1। अब है ना जो लास्ट में रखेंगे ना हम लोग 100, वो मैं पहले ही लिख रहा हूँ, तो पहले ही लिख रहा हूँ मतलब 1/Z100 -1, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम आगे भी चलेंगे, 1/Z2 -1 प्लस 1/Z99 -1। अब ऐसे पेयर बनाते जाओ, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर बनने वाले हैं, 50 पेयर्स ऐसे बनने वाले हैं। तो ये दोनों तो कौन से हैं, ये फर्स्ट है और ये क्या है, लास्ट है। ओके, अभी तक बात समझ में आ रही है। अब है ना हमें बस इन दोनों का एडिशन एक बार यहाँ पे करके देखना है, तो बाकी के एडिशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और वो कैसे, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1/Z1 -1 दिया हुआ है, प्लस अब ये Z10 जो है, Z100 जो है, वो Z1 का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/Z1 -1, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/Z1 -1। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक बात समझना तुम लोग, कि जैसे मैंने बोला कि Z1 और Z10 एक दूसरे के क्या हैं, आर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट है मतलब Z, इसको क्या लिखा जा सकता है, Z1 बार लिखा जा सकता है। अब है ना, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो या फिर 1/1 रूट ऑफ यूनिटी हो, वो सब एक सर्कल पे लाई करते हैं, तो इसलिए मॉड Z की वैल्यू कितनी होती है, 1, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Z1 का बार = मॉड Z का स्क्वायर, जो कि 1 है। तो मतलब Z1 बार को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/Z, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/Z1 इसको लिखा है। अब है ना इन दोनों को ऐड करके देख लो तुम, है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/Z1 -1। इधर एलसीएम लेंगे तो Z1 ऊपर चला जाएगा, Z1 ऊपर चला गया, 1 - Z1 हुआ। अब यहाँ पे तो ऊपर तो है 1 + Z1 और यहाँ पे है नीचे Z1 -1। ओके, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक जैसा हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेने पे ये कट होकर हम लोगों को -1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी -1 मिलेगा, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, टोटल कितने -1 मिलेंगे, 50। सो बोथ प्रोडक्ट आर दिस, तो हम लोग टोटल हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं, S = -50। अब है ना ऐसा हो सकता है मतलब कुछ लोगों को ये मेथड समझ में ना आया हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये क्या था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, आई थिंक वो समझ में आ जाएगा। तो देखो दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं, 1 + Z से लेकर के Z⁻100 तक का जो है = 0, उसके रूट्स दिए हुए थे। तो रूट्स को फैक्टराइज करके जैसा हमने पहले वाले मेथड में लिखा था वैसे लिखते हैं, Z - Z1 Z-Z2 Z-Z100। ओके, अब है ना एक काम करना, अगर मतलब दोनों तरफ log ले लेते हैं, पहले हम क्या ले लेते हैं, log, टेकिंग log बोथ साइड log ले लिया हमने, है ना। तो देखो उसको हम क्या लिखेंगे, log 1 + Z + Z² Z⁻100। अब है ना log के अंदर मल्टीप्लाई है तो वो एडिशन हो जाता है, ये बात तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log Z - Z1 प्लस log Z - Z2, ऐसे कहाँ तक, log Z - Z100। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू Z, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे इस इक्वेशन का, तो 1/x के लिए आएगा 1 + Z + Z² से लेकर के Z⁻100 तक। अब यहाँ पे जो है इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर की तरफ हमें लिखना पड़ेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, Z का होगा 1, Z² का 2Z, Z³ का होगा 3Z², ऐसे ये कहाँ तक जाएगा,
जेड स्क्वायर तक इजिकल टू, अब ये जो है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x से जेड माइनस जेड वन, और जेड वन का करोगे तो ऊपर तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस 1/z माइनस z2। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार आंसर के पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड वाली जो स्टेप है वही तो आंसर है, वही तो सम है, यही तो फाइंड करना है। अब ये फाइंड तो करना है पर इसके अंदर क्या है, z वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तो क्या है 1 है, 1 1 1 1, तो बस ठीक है ना भाई, z इजिकल टू 1 पुट कर दो ना, उसमें क्या है, तो z इजिकल टू 1 ऊपर की तरफ पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 + डैश 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 कहाँ तक 100 तक, और नीचे तो सिंपली जो है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो वो हो जाएगा 100 इजिकल टू 1/1 माइनस z1 प्लस 1/1 माइनस z2 1 माइनस z2 डैश ये कहाँ तक है 1 - 1 माइनस z100 तक। अब इसको तुम लिखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इसको लिख देते हैं हम सम मतलब वही सिग्मा, सिग्मा क्या r इजिकल टू 1 से 100 1/z माइनस z r, ऐसा लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, तो ये तो समीशन n है भाई, तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा n × n + 1 डिवाइड बाय 2, और नीचे एक पहले से ही क्या है वो पहले से ही दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे कितना दिया हुआ था, आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को पहले से ही एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि -15 इस बार हम लोगों को 50 आंसर आ रहा है, और ZR-1 है, ZR-1, ओके 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 नो प्रॉब्लम। तो देखो जब हम लोगों ने यहाँ पे z इजिकल टू 1 रखा तो इन सब में से मुझे माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1 - ZR, जबकि ZR-1 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू इसकी निकालनी है ZR-1, तो ठीक है ये 2 × 101, तो 101 से 1 कटा और ये 50 आया। अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा समीशन r इजिकल टू 1 से 100 1/1 माइनस ZR इजिकल टू 50 आ रहा है, जबकि वहाँ पे पूछा क्या है ZR-1, तो अगर तुम इधर से माइनस कॉमन लोगे तो वो इधर चला जाएगा, जो आंसर आप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा -50, जो पहले आ रहा था वही आंसर दोबारा आ जाएगा, ठीक है।